गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा अपने यूट्यूब चैनल विजय लक्ष्मी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं, जिसका प्राइम फोकस है प्योर टीचिंग, नथिंग एल्स। स्टूडेंट्स, जो कि अभी लॉकडाउन 4 चल रहा है, लॉकडाउन 4 के एक तरह से अब एंडिंग ही होने वाला है लॉकडाउन। उसके बाद गवर्नमेंट जिस तरह की नीति लेके आए कोविड-19 से निपटने के लिए, चलिए आगे उसको देखा जाएगा। लेकिन जो स्पेशल ये वीडियो मैं स्पेशल जो ये वीडियो बना रहा हूँ, जो हमारी आन बान शान यानी भारत की जो आन बान शान है, और किसी भी देश की आन बान शान उसका क्या होता है, उसका राष्ट्रीय ध्वज होता है या नेशनल फ्लैग होता है। लेकिन अगर हम देखें भारत का जो तिरंगा, जो वर्ड मैंने तिरंगा कहा है, 3 रंगों से परिपूर्ण जो एक तिरंगा, लेकिन इस तिरंगे के पीछे भी बहुत सी बनने से पहले बहुत सी कहानियां हैं। उस कहानी को हम देखेंगे इस स्पेशल वीडियो में। तो समय ना जाया करते हुए सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि मेरे वीडियोस अधिकतर बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाते हैं, तो सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है। आपको ये रहा आपका संदीप सर्स विजय लक्ष्मी एकेडमी, स्पेलिंग देख लीजिएगा SUNDEEP, संदीप सर्स विजय लक्ष्मी एकेडमी। इसको सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आपके पास 3 बटन आएंगे। आपको जो घंटी बेल आइकन आएगा उसमें कौन सी घंटी बजानी है, आपको सिलेक्ट ऑल की घंटी दबानी है, कि जिससे जो भी प्रॉपर नोटिफिकेशन हो रिगार्डिंग आपका एजुकेशन से हो, नॉलेज से हो, वो आपके पास क्या हो, पहुँचता रहे। तो चलिए समय न नष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तिरंगे की, बात करते हैं भारत में, तो जो तिरंगा है उसको अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तो आज़ादी के वक्त अलग अलग तरह के राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में कब दिया गया था? 22 जुलाई, इसको आप नोट कर लीजिए, 22 जुलाई 1947 को आयोजित संवैधानिक सभा की बैठक के दौरान दिया गया था। इसको नोट करते चलिए। 15 अगस्त को तो वैसे फहराया ही गया था लाल किले में, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 22 जुलाई 1947 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि यह बैठक 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों में भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पहले की गई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। और इसके बाद भारतीय गणतंत्र ने, यानी गणतंत्र का सीधा मतलब है जब हमारे यहाँ पे संविधान लागू हो गया, यानी कि कब, 26 जनवरी 1950 पे, तो ये तिरंगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में एकदम से लागू कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक तिरंगे की कहानी भी है। तो सबसे पहले अगर हम राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, तो भारत में सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के ग्रीन पार्क में पहला ध्वज फहराया गया था, जो कि एकदम अलग था। इसकी बनावट और रंगों में काफ़ी अंतर था। इसके अंदर ये देखिए, सामने आपके दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसके अंदर 3 रंग थे। सबसे ऊपर वाला हरा रंग, बीच में पीला और नीचे लाल रंग का था। मतलब लाल रंग था। हरे रंग के ऊपर कमल के फूल के निशान थे, और बीच में पीले रंग से ऊपर वंदे मातरम लिखा हुआ था। यही और सबसे नीचे लाल रंग के ऊपर एक चांद और सूरज का चित्र भी बना हुआ था। ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 1906 में भारत का ये आधिकारिक ध्वज था। ये जो स्टार्टिंग फेज में था, ये कहाँ पे फहराया गया था? ये 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में फहराया गया था। फिर इसके बाद क्या इनोवेशन हुआ, देखिए। फिर 1907 में तिरंगा दूसरी बार जर्मनी की इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस सभा में फहराया गया था। उस तिरंगे को मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। और वही इस बार भी तिरंगे, और एक चीज़ और, इस बार भी तिरंगे में कुछ नए तरह का चेंज आ गया। तो देखिए, जो भीकाजी कामा ने क्या कहते हैं, बर्लिन समिति में ये ध्वज फहराया था, उसका आप ये प्रतिरूप देख सकते हैं। इस तरह का वो ध्वज था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद साल 1917 में एक और ध्वज बनाया गया। यह ध्वज भी फाइनल ध्वज नहीं था, ना ही पहले जैसे दूसरे ध्वजों की ही तरह था। यानी एकदम ये वाला जो थर्ड वाला ध्वज था स्टूडेंट्स, ये एकदम अलग था। यह ध्वज पहले बनाए गए ध्वजों से एकदम अलग था। देखिए, एकदम आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि इसके अंदर 5 लाल रंग की और 4 हरे रंग की पट्टियाँ थी, आपके सामने दिख रही हैं ये। और इसके साथ इसमें 7 स्टार को लगाया गया था, जो सप्त ऋषि तारे को प्रदर्शित करते थे। और एक चांद को लगाया गया था। यूनियन चेक के साथ इसको अपनाया गया था। तो ये रहा फिर तीसरे नंबर का जो राष्ट्रीय, मतलब एक तरह से ध्वज जो अपनाया गया था। इसमें जो 7 तारे दिए थे वो सप्तऋषि को क्या कर रहे थे, प्रदर्शित कर रहे थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लगातार हो रहे बदलाव के दौरान 1921 में एक बार फिर से भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कई बदलाव किए गए। और पहले तीनों ध्वजों में से ये जो अब वाला ध्वज था एकदम अलग था, क्योंकि इसको जो डिज़ाइन किया था वो विजयवाड़ा के कुछ नौजवान युवकों ने किया था। और इस ध्वज में कई बदलाव किए गए थे, और जो अभी हमने तीनों ध्वज आपको बताए उनमें से एकदम अलग था। इसके अंदर सिर्फ लाल और हरा रंग ही दर्शाया गया था, जो बच्चों मतलब जो नौजवानों ने दिया था। लाल रंग हिंदू का और हरा कलर मुसलमान को दर्शाता था। लेकिन इसके बाद गांधी जी ने इसमें कुछ बदलाव किया और इस ध्वज में लाल और हरे के साथ साथ सफ़ेद रंग को भी क्या किया, जोड़ दिया। जो सफ़ेद रंग बाकी सारे धर्मों को भी क्या करता था, प्रदर्शित करता था। और गांधी जी ने अपना चक्र मतलब अपना जो चरखा है उसको भी इसके अंदर क्या किया, डाल दिया, इस झंडे को डाल दिया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर 1931 में ध्वज के इतिहास में एक यादगार वर्ष है। तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया 1931 में। यह ध्वज जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया सफ़ेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था, ताकि यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि इसमें किसी तरह का सांप्रदायिक कोई महत्व नहीं है और इसकी व्याख्या की जानी थी, यानी एक प्रतिरूप रूप में दे दिया गया था। अब देखिए तिरंगे की कहानी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि भारत का अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का प्रतीक था, जैसा कि हमने बताया, जिसमें चरखा लगा था, जो कि पूरे भारत के अंदर इस्तेमाल किया जाता था। इसको बता दें कि 1947 में कांग्रेस पार्टी के ध्वज को ही राष्ट्रीय ध्वज बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऑफिसर बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी इस ध्वज में चरखा लगाने की बजाय अशोक चक्र को महत्व देती थी, क्योंकि चरखा महज एक पार्टी का निशान था, जैसा कि मैंने बताया कांग्रेस का था, और यह ध्वज यह राष्ट्र की पहचान के लिए, और यह ध्वज राष्ट्र की पहचान के लिए था। वहीं ऐसे कुछ बदलाव के बाद तिरंगे के वर्तमान स्वरूप में लाया गया, यानी उसमें चक्र जोड़ दिया गया, अशोक चक्र, जिसमें केसरिया रंग सफ़ेद और हरे रंग में है और उसके बीच में नीले रंग का अशोक चक्र बना हुआ है। अब चलिए थोड़ा सा और आपको बताते हैं। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया, ये तो बता दिया गया हमने। और फिर उसके बाद भारतीय संविधान सभा में इसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर स्वीकृति मिल गई, यानी सारे कलर वही रखे गए। जो गांधी जी का चरखा था उसको हटाते हुए हमने वहाँ पे अशोक चक्र ले आया। संविधान सभा में स्वीकृत होने के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर फहराया गया। झंडे को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। पहले राजकीय जगहों के अतिरिक्त किसी और स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी, यानी जो राजकीय जगह थी वहीं पे, यानी कि जो सरकार की जगह थी वहीं पे फैलाने की मतलब फ्लैग को फहराने की अनुमति थी। बाद में 26 जनवरी 2002 में ध्वज संहिता में संशोधन किया गया। इसके तहत भारतीय नागरिक घरों, कार्यालय और फैक्ट्री में भी कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं, और आज भी हम इसी तरह करते हैं। लेकिन लागू कब से हुआ? ये लागू हुआ 26 जनवरी 2002 से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, एक व्यक्ति का नाम बहुत ज़्यादा आता है जब भी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के जो डिज़ाइनर थे वो थे पिंगली वेंकैया। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंगली वेंकैया ने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज का क्या किया था, डिज़ाइन किया था पूरा। वह अगर पिंगली वेंकैया की जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश में हुआ था, और ये 19 साल की उम्र में ही ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए थे। और गांधी जी के साथ मिलकर इन्होंने एक संघ की स्थापना की थी जो लगभग 50 साल से भी ज़्यादा चली। और जो तिरंगे की अवधारणा दी गई थी वो 31 मार्च 1921 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की काकीनाडा कॉन्फ्रेंस में वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज के विचार की परिकल्पना की थी। तो पिंगली वेंकैया को डिज़ाइनर कहा जाता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, इन्होंने ही पूरा डिज़ाइन किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एक चीज़ और बता दें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको दोहरा देते हैं कि भारतीय ध्वज के रंगों का अर्थ क्या होता है, इंडियन नेशनल फ्लैग मीनिंग क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जैसे कि जानते हैं हमारे तीन झंडों में 3 रंग है। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग है। सफ़ेद रंग पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। यह चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की
चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तीलियां होती हैं हमारे किस में, हमारे जो अशोक के चक्र में, जो कि दिन के 24 घंटों को दर्शाता है और समय की बहुमूल्यता का भी ये प्रतीक है। देश के राष्ट्रीय ध्वज में इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि ये जीवन गतिशील है और इसे रुकने का अर्थ मृत्यु है। तिरंगे की, ये कई बार क्वेश्चन आया है, तिरंगे की लंबाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात स्टूडेंट्स कितना है, ये आप नोट कर लीजिए। 3:2 है, यानी 3 चौड़ाई रहेगी तो लंबाई इसकी 2 रहेगी। देश के झंडे में शामिल रंगों का अपना अलग महत्व है। केसरिया रंग जहां शक्ति का प्रतीक है, वहीं सफ़ेद रंग शांति को दर्शाता है, जबकि हरा रंग केसरिया और संपन्नता को दर्शाता है। ये रंग मिलकर देश के गौरव का प्रतीक बनाते हैं और भाईचारे के संदेश के साथ जीवन को ज्ञान भी देते हैं। चलिए इसको और आपको बताते हैं। अगर हम तिरंगे की बात करें, ये रहा हमारा तिरंगा, बलिदान, साहस और ताकत का प्रतीक है। केसरिया रंग, अगर ऊपर वाला जो केसरिया रंग है वो बलिदान, साहस और ताकत का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है। इस केसरिया रंग को त्याग, बलिदान, शक्ति, साहस और ताकत का प्रतीक माना जाता है। यह राष्ट्र के प्रति हिम्मत और निस्वार्थ भावनाओं को दर्शाता है। शांति, स्वच्छता और सद्भावना की निशानी है सफ़ेद रंग। भारत के सफ़ेद रंग के बीच की पट्टी का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। तिरंगे का सफ़ेद रंग देश में सुख, शांति, शुद्धता, सच्चाई और ईमानदारी का संदेश देता है और साथ ही स्वच्छता और सद्भावना की निशानी भी माना जाता है। भारतीय दर्शन शास्त्र के मुताबिक सफ़ेद रंग को ज्ञान का भी प्रतीक माना गया है। राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग हमेशा ईमानदारी से सच्चाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं हरे रंग की, तो हरा रंग उर्वरकता, खुशहाली, प्रगति और समृद्धि का जो प्रतीक होता है वो हरा रंग होता है। चलिए अब आगे बढ़ते। अगर अशोक चक्र की बात करें तो भारत में लगने वाला धर्म चक्र, जो ध्वज में जो लगा हुआ है अशोक चक्र, वो 3री शताब्दी के मौर्य शासक सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। यह चक्र जीवन साइकिल चक्र और मृत्यु की गतिहीनता को दर्शाता है। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज कोड में आज़ादी के बहुत सालों बाद बदलाव किया गया। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें भारत के नागरिकों को अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वज फहराने की आज़ादी दी गई। आज हम भारतीय शान से अपने घर या ऑफिस पर कभी भी भारतीय ध्वज को लहरा सकते हैं। ये किसके कारण हुआ? ये हुआ 26 जनवरी 1902 को भारतीय ध्वज कोड में जो बदलाव किया गया। चलिए जानते हैं क्या क्या ध्वज संहिता क्या होती है। 26 जनवरी 1902 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घर, कार्यालयों और फैक्ट्रियों में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के ध्वज फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को शान से कहीं भी और कहीं भी फहरा सकते हैं, बशर्ते कि वे ध्वज की संहिता का कठोरतापूर्वक पालन करें और तिरंगों की शान में कोई कमी आने ना दें। सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या भाग हैं? संहिता के पहले भाग में देखिए, संहिता के पहले भाग में क्या किया गया है? सामान्य विवरण है, इसके लिए कोई वो नहीं है। संहिता के दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय बताए गए हैं। संहिता का तीसरी भाग केंद्रीय और राज्य सरकार तथा उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वजों के प्रदर्शन के विषय में जानकारी देता है। यानी अगर हम देखें तो जो ध्वज संहिता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक सामान्य विवरण है, दूसरे में जनता, निजी संगठन जैसे हम लोग हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेजेस, उसके विषय में बात करते हैं। और संहिता का तीसरा भाग राज्य और केंद्र सरकार में आप राष्ट्रीय ध्वज में फहराते समय क्या क्या सावधानियां बरतेंगे उसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2002 विधान पर आधारित कुछ नियम और विनिमय है कि ध्वज को किस प्रकार फहराया जाए। ये रहा, क्या करें। पहला है, राष्ट्रीय ध्वज को शैक्षिक संस्थानों, विद्यालयों
आदि में ध्वज को सम्मान की प्रेरणा के देने के लिए फहराया जा सकता है। विद्यालयों में ध्वज आरोहण में निष्ठा की एक शपथ दिलाई जाती है। दूसरा है किसी क्या करना है, किसी सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षिक संस्था के सदस्य द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण प्रदर्शन द्वारा सभी और अवसरों, आयोजनों एवं अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप अवसरों पर किया जा सकता है। नई संहिता की धारा, ये रही धारा 2 में सभी निजी नागरिकों अपने परिसर में ध्वज फहराने का अधिकार देना स्वीकृत किया गया है। यानी जो ये धारा ध्वज संहिता है, इसकी धारा 2 के अनुसार निजी नागरिकों द्वारा अपने परिसर में ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त दिया गया है इन सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको, हम लोगों को क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस ध्वज को सांप्रदायिक भाव, पर्दा या वस्त्रों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक संभव हो इसे मौसम से प्रभावित हुए बिना सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जा सकता है। दूसरा है, इस ध्वज को असतः पूर्वक भूमि, फर्श या पानी से स्पर्श नहीं कराया जाना चाहिए। इसे वाहनों के हुड, ऊपर या बगल या पीछे, रेलों, नावों या वायुयान पर लपेटा नहीं जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज को किसी अन्य ध्वज या राष्ट्र ध्वज को हमारे ध्वज से ऊंचा नहीं लगाया जा सकता है। तिरंगे को वंदनवार, ध्वज पट्ट या गुलाब के समान संरचना बनाकर उपयोग नहीं किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है आप इसको लव, एक तरह से प्यार की अभिव्यक्ति के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसा है वैसे ही आप इसको क्या कर सकते हैं, फहरा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आज के समय में भारत का राष्ट्रीय जो हमारा गौरव है राष्ट्रीय ध्वज, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। ये जानकारी सिविल सर्विस और बहुत सी सर्विसों में आता है और एक भारतीय नागरिक होने के नाते इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह के कुछ विशेष रोचक तथ्यों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और आराम से रहिए घर में। थैंक यू।